मुझे लगता है कि इससे ना जो क्वेश्चंस रीडिंग एबिलिटी होती है वो भी बहुत क्विक हो जाती है कि जैसे एग्जाम में तो है आप लिस्ट बना लीजिए, इनकी पीडीएफ मिल जाती है। कोई बॉलीवुड मूवी आपको अच्छी लगी? बॉलीवुड में सर अभी तो मैंने धुरंधर देखी है। अच्छा, तो वो मुझे थोड़ी लंबी थी बट ये रिवीजन वाला प्रोसेस आप कैसे करते थे कि भाई कि कोई सब्जेक्ट आपने पढ़ा फिर थोड़े टाइम 2 3 4 महीने हो गए तो व्हाट वाज द एग्जैक्ट प्रोसेस? Hello and welcome everyone. We are having Utkarsh Pathak with us, who is All India Rank 12 in GATE 2026 EC branch. So very welcome Utkarsh. उत्कर्ष, सबसे पहली चीज़ आप ये बताओ कि जब हमारी रैंक आ जाती है तो रैंक के बाद हमारे पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर होती है। तो आपके पास अभी क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ ऑलरेडी हैं और क्या फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ आप एक्सप्लोर कर रहे हो? ओके। थोड़ा सा अगर आप फास्ट बोलोगे तो। हाँ सर। सो गेट जैसे गेट 2026 इसी में मेरी ऑल इंडिया रैंक 12 है। तो इससे मेरे पास दो अपॉर्चुनिटीज़ है, एक कि मैं पीएसयूज़ में जा सकता हूँ, दूसरा कि मैं मास्टर्स कर सकता हूँ। गेट से सर बहुत कम लोगों को पता है कि गेट से आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में भी मास्टर्स कर सकते हो, तो वो अपॉर्चुनिटी भी रहती है। इसके अलावा सर मैंने इंजीनियरिंग सर्विस 2025 में भी रैंक निकाली हुई है। सो आई विल बी गेटिंग मोस्ट लाइकली इंडियन रेलवेज, तो वो अपॉर्चुनिटी भी है मेरे पास। तो जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं, उत्कर्ष हैज ऑलरेडी गॉट ऑल इंडिया रैंक 1 इन इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो आप बहुत सारे बच्चों का एक क्वेश्चन होगा कि जब इंजीनियरिंग सर्विसेज में आपकी रैंक आ गई तो आपने गेट क्यों दिया? हालांकि आपने मुझे बताया, मगर मैं चाहूँगा बच्चों को भी बताइए कि वो जो बीच का फेज होता है उसमें बहुत अनसर्टेन होता है आदमी। हाँ, तो जब मेरा इंजीनियरिंग सर्विसेज का इंटरव्यू हो गया था और रिज़ल्ट आने का जो टाइम था उसके बीच में सर मैं अनसर्टेन था अपने रिज़ल्ट को लेके। मुझे कुछ कॉन्फिडेंस तो था कि शायद हो सकता है, बट फिर भी मैं श्योर नहीं था। तो जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ कंटिजेंसी या एक सेफ्टी नेट लेने के लिए मैंने गेट का एग्जामिनेशन भी लिखा था। मुझे थोड़ा मास्टर्स की तरफ भी इंक्लिनेशन था कि अगर ये नहीं हुआ तो मास्टर्स करेंगे और एनालॉग साइड या सेमीकंडक्टर साइड कंटिन्यू करना चाहूँगा। तो इस वजह से मैंने गेट लिखा था। परफेक्ट। उत्कर्ष, अभी क्या है ना, बहुत सारे बच्चों की अच्छी रैंक आई होगी या बहुत सारे बच्चे कॉलेज में होते हैं, तो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो क्वेरीज आती है ना वो इंटरव्यू के रिगार्डिंग आती है कि सर इंटरव्यू कैसे क्लियर करना चाहिए, इंटरव्यू कैसे फेस करना चाहिए, टेक्निकल क्वेश्चंस क्या पूछते हैं। मैं आपको बता दूं, उत्कर्ष हैज़ गॉट वन ऑफ द हाईएस्ट इंटरव्यू मार्क्स इन इंजीनियरिंग सर्विसेज। और इंटरव्यू के लिए ये बहुत अच्छा बहुत सारे पॉइंट्स मुझे ये बता रहे थे ये इंटरव्यू से पहले। तो मैं चाहूँगा एक बार आप थोड़ा सा उसको इलेबरेट करके, क्योंकि बहुत सारा बच्चा स्ट्रैटेजीज तो जानता है टॉपर्स की, बहुत सारे फैक्टर्स भी समझता है कि टॉपर्स रिवीजन कैसे करते हैं, मॉक टेस्ट कैसे लगाते हैं, वो मोर और लेस सारे टॉपर्स की सेम स्ट्रैटेजी होती है। बट ये इंटरव्यू वाला जो आपने बताया ना मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप इलैबोरेट करके बताएं कि थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए कि इंटरव्यू में अगर आप कोई अच्छी रैंक लेके आए। हाँ जी। सो बेसिकली इंटरव्यूज़ वगैरह जो मोस्टली एग्जामिनेशंस में रखते हैं वो दैट इज़ मोर ऑफ अ पर्सनैलिटी टेस्ट एज़ कम्पेयर टू अ प्रॉपर टेक्निकल इंटरव्यू, क्योंकि टेक्निकल स्किल्स आपकी गेज की जा चुकी है इन एग्जामिनेशंस लाइक गेट या फिर इंजीनियरिंग रिटन एग्जामिनेशंस में वो कवर कर चुका है उन्होंने। यहाँ पे सर वो ये देख रहे हैं कि आप हाउ वेल यू आर एबल टू कम्युनिकेट योर आइडियाज़, हाउ मच ऑफ अ जनरल अवेयरनेस यू हैव, आप कितना क्लियर सोच पाते हो और अपने आइडियाज़ को कितना क्विकली प्रोसेस कर पाते हो। तो सर बेसिकली फॉर इंटरव्यूज माई क्विक टिप्स विल बी दैट वन शुड ट्राई टू बी ऑनेस्ट। आपको कुछ भी फ्लिक नहीं करना है, डोंट ट्राई टू फ्लूक दोज कैंडिडेट्स जो पैनलिस्ट हैं। उसके अलावा सर ट्राई टू मेक द पैनलिस्ट मोर कंफर्टेबल। आप जितना उनके साथ कंफर्टेबल रहोगे, जितना आप उनको फैमिलियर फील कराने की कोशिश करोगे, उतना आपके इंटरव्यू में मार्क्स बढ़ने की संभावना है। और सर लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट वन शुड कीप देयर काम, सो दैट जस्ट बिकॉज आपका एक आंसर गलत हो भी गया डजंट मीन आपका पूरा इंटरव्यू स्क्रू हो जाएगा, बट अगर आप अपना कूल लूज कर दोगे तो फिर दैट विल डेफिनेटली अफेक्ट योर इंटरव्यू। अच्छा, आप मुझे ये भी बता रहे थे कि जैसे कोई अगर टेक्निकल इंटरव्यू होता है तो टेक्निकल इंटरव्यू में क्या होता है कि एक क्वेश्चन किसी ने पूछा तो उससे बहुत सारे कनेक्टेड क्वेश्चंस बनते जाते हैं। बहुत सारे लोगों की ये स्ट्रैटेजी होती है कि जैसे सपोज किसी ने पूछा कि भाई वॉइस कम्युनिकेशन कैसे करना है, तो किसी ने एसएसबी का नाम ले लिया, तो अब उसके बाद उससे बहुत सारे कनेक्टेड क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्या उस कनेक्टेड क्वेश्चन को हमें वहीं स्टॉप कर देना चाहिए या फिर हमें उसको कंटिन्यू करना चाहिए जब तक कि हम एग्जॉस्ट ना हो जाए या फिर एग्जामिनर को ये पता चल जाए कि नहीं यार इसको नॉलेज है? तो आपके हिसाब से क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए? वैसे दो स्ट्रैटेजीज वर्कआउट कर सकते हैं। एक तो ये कि अगर जैसे ही आपको दिखे कि इंटरव्यूअर एक ऐसे डोमेन में जा रहा है जो कि आपका ग्रे एरिया है, तो फिर आप उसको वहाँ पे क्लियर एंड कट ये इंडिकेशन दे सकते हो कि आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस सब्जेक्ट, या फिर आई हैव नॉट रेड दिस प्रॉपर्ली, आई विल रीड इट मोर अबाउट इट। तो इससे इंटरव्यूअर को भी समझ में आ जाएगा, ही विल नॉट वेस्ट योर्स एंड हिज टाइम एज वेल एंड विल गो इनटू सम अदर डोमेन। इसके अलावा सर आप ये भी कर सकते हो कि एक स्ट्रैटेजी ये भी हो सकती है कि आप
ठीक है, आप जहाँ तक आपको पता हो आप वहाँ तक ऑनेस्टली उसको आंसर करो, बट जहाँ से आपको लगने लगे कि यू आर गेटिंग अ बिट अनकॉन्फिडेंट अबाउट दीज कॉन्सेप्ट्स, यू कैन calmly say that sorry ma'am sir, I am not very much confident about this, so I will refrain from answering this. परफेक्ट। हेलो फ्यूचर गेट टॉपर्स, ध्यान से मेरी बात को सुनना। अगर आप गेट 27-28 को टारगेट कर रहे हो तो आप अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करो। आपका टाइम बहुत प्रेशियस है। अनअकैडमी आपकी हेल्प करने के लिए लेके आ चुका है अपनी हिस्ट्री का लोएस्ट प्राइस विच इज 8,999। इस 8,999 में ना 1 साल के लिए अनअकैडमी प्लेटफॉर्म आपका है। इसमें आप मेरे सारे रिकॉर्डेड सारे लाइव कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो। याद रखिएगा, जब भी आप अनअकैडमी प्लस पे आएंगे तो आपको कोड VISHALGAT विशाल गेट लगाकर अनअकैडमी प्लस पे एंटर करना है, सो दैट आप मेरे पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम का हिस्सा बन पाओ। अच्छी बात यह भी है इसमें कि आप सभी लोगों के लिए मैं खुद 27 मार्च से लाइव कंट्रोल सिस्टम स्टार्ट करने वाला हूं। आप आइए अनअकैडमी प्लस पर और मेरे साथ कंट्रोल सिस्टम की जर्नी का हिस्सा बनिए। यहां से हम लोग आपकी प्रिपरेशन को रैंक में कन्वर्ट करने की तैयारी करेंगे। आप में से जितने भी बच्चे 28 को टारगेट कर रहे हैं, आप लोग भी कंट्रोल सिस्टम के इसी कोर्स को ज्वाइन करेंगे और मेरे साथ मिलकर कंट्रोल सिस्टम पढ़ेंगे। इस लाइव क्लास में मैं आप लोगों को TPPs दूंगा, आपके डाउट सॉल्व करूंगा, आपको एक गाइडेंस दूंगा, सो दैट आप अपने प्रिपरेशन को सिस्टमैटिक तरीके से कंप्लीट कर पाए। आप लोग जैसे ही ये कोड लगाओगे विशाल गेट, आप याद रखिएगा आप मेरे पर्सनल मेंटोरशिप ग्रुप का हिस्सा बन जाओगे। यहां पर आपको पूरी तैयारी के दौरान कोई भी टेक्निकल डाउट आता है उसकी फोटो खींच के जस्ट इस ग्रुप में आप लोगों को डालना है। इसका हैंड रिटन सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा। इस ग्रुप का हिस्सा आप लाइफ टाइम के लिए रहोगे, कोई इस ग्रुप से कभी आपको निकालेगा नहीं। साथ के साथ आपको ये पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल का कंटेंट मिलेगा। ये सारा जो आप देख रहे हो, इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड बुक, PDF, क्वेश्चन ऑफ द डे, थ्योरी बुकलेट, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक, DPPs, वर्कबुक्स, ये सारी चीजों का एक्सेस मिल जाएगा। कब? जब आप कोड लगाओगे विशाल गेट। इसके अलावा याद रखिएगा, जितने भी EC वाले बच्चे उनको इलेक्ट्रिकल का सब्सक्रिप्शन कॉम्प्लीमेंट्री, इलेक्ट्रिकल वालों को EC का सब्सक्रिप्शन कॉम्प्लीमेंट्री, सारे लाइव बैचेस, सारे रिकॉर्डेड बैचेस, सारे रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस, सारे अपकमिंग बैचेस का आपको एक्सेस मिल सकता है। तो बिल्कुल भी लेट मत करो, अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करो। याद रखना ये ऑफर 25 मार्च को खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगर आप लेने जाओगे तो बढ़े हुए सब्सक्रिप्शन प्राइसेस आपको मिलेंगे। 8,999 में अगर आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहते हो तो 25 मार्च से पहले ज्वाइन करो। सुबह मुझे 27 मार्च को मिलो, कंट्रोल सिस्टम स्टार्ट करते हैं और एक ब्यूटीफुल जर्नी की तरफ चलते हैं। ऑल द बेस्ट एवरीवन। उत्कर्ष, आप क्योंकि आप कॉलेज में जब थे तो आप बुक्स वगैरह की इंपॉर्टेंस पे बात कर रहे थे, तो अभी जो मैं उत्कर्ष से क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ वो मेरा सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन उन बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अभी कॉलेज में, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में। उत्कर्ष, कॉलेज में ही सब्जेक्ट ये सारे रहते हैं, नेटवर्क हो गया, सिग्नल्स हो गया, कंट्रोल हो गया, बावजूद उसके बच्चे को 3-4 साल के बाद ये सब्जेक्ट बिल्कुल न्यू लगते हैं कि यार मेरा BTech भी कंप्लीट होगा और मुझे कुछ कंसेप्चुअल नॉलेज नहीं है। तो क्या इंपॉर्टेंस है बुक्स रीड करने की, और कुछ सब्जेक्ट्स की आप अच्छी बुक्स के बारे में भी बताइए, सो दैट बच्चों को एक बहुत क्वेरी रहती है कि हमें बुक्स का कुछ आइडिया लग जाए, या टॉपर कौन सी बुक से पढ़ते थे, या कॉलेज में बुक रीडिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। तो पहले मैं चाहूँगा कि आप बुक रीडिंग की इंपॉर्टेंस बताएं, उसके बाद आप कुछ बुक्स का नाम बताएं, और जो आपने बताया कि बुक रीडिंग से इंटरव्यू में क्या हेल्प मिली, तो ये तीनों चीज़ें वन बाय वन आप आंसर करिए। श्योर सर। सो बुक रीडिंग की सबसे प्राइम इम्पोर्टेंस तो ये होती है कि आपके लिए, बहुत लोगों के लिए बुक रीडिंग एक चैलेंज की तरह वो देखते हैं, बट द थिंग इज जिन टीचर से आप पढ़ रहे हो उन लोगों ने भी कोई ना कोई बुक से पढ़ा है। Exactly. तो वो आपको एक डिराइव लेवल ऑफ नॉलेज दे रहे हैं, जबकि जो प्राइमरी एब इनिशियल सोर्स जो होता है वो बुक ही रहता है, इवन फॉर फैकल्टीज, इवन फॉर प्रोफेसर्स एज वेल। तो अगर आप डायरेक्ट बुक से पढ़ रहे हो, डेफिनेटली उनको पढ़ने में आपको इनिशियली थोड़ी सी डिफिकल्टी महसूस होगी, बट वंस यू कीप ट्राइंग, गेट यूज्ड टू इट, यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स इन अ वेरी मच डीपर वे। यू विल बी एबल टू कनेक्ट कॉन्सेप्ट्स एट अ वेरी ब्रॉड स्केल। और इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, मुझे लगता है कि इससे ना जो क्वेश्चंस रीडिंग एबिलिटी होती है वो बहुत क्विक हो जाती है, कि जैसे एग्जाम में आपने स्क्रीन पे क्वेश्चन देखा, क्विकली आप समझ जाते हो अच्छा क्या पूछना चाह रहा है, क्या क्या करना है। डेफिनेटली सर, क्योंकि जो भी गेट या इंजीनियरिंग सर्विसेज में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, दे आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम स्टैंडर्ड बुक्स। एग्जैक्टली। और अगर आप बुक पढ़ रहे हो तो आपको बुक के लैंग्वेज या उसके लिटरेचर से आप यूज टू हो जाते हो, तो जैसे ही क्वेश्चन आता है फटाफट कनेक्ट कर लेते हो कि इसमें क्या पूछना चाह रहा है, क्या ये दिया हुआ है। तो दैट रियली हेल्प्स। और कुछ सब्जेक्ट्स, कोर सब्जेक्ट से खासकर मैं आऊँगा, जैसे कि कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, EMFT हो गया, तो इनकी कौन कौन सी बुक्स आपने रेफर की थी अपने कॉलेज टाइम में? श्योर सर। तो जैसे कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करते हैं, तो कम्युनिकेशन सिस्टम्स के लिए एक बहुत बड़ा हर्डल आता है लोगों को, क्योंकि प्रोबेबिलिटी थ्योरी की कॉन्सेप्ट वीक हो जाती है। तो इसके लिए आप एक पेबल्स की बुक आती है प्रोबेबिलिटी थ्योरी, पेबल्स जूनियर। हाँ, पेबल्स जूनियर की बुक आती है, तो आप उसको पढ़ सकते हो। थोड़ी सी डिफिकल्ट बुक है, बट देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन इट, तो आप उससे अपने कॉन्सेप्ट्स को मास्टर कर सकते हो प्रोबेबिलिटी के बारे में, जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल दैट। उसके बाद सर one can start reading Simon Hacking book, and maybe if they are getting साइमन हैकिन की 2 आती है, एक कंबाइंड आती है और एक हाँ। सिर्फ डिजिटल कम्युनिकेशन की आती है। हाँ। तो आप दोनों की बात करें या सिर्फ
मैंने सर जो कंबाइंड वाली Combined book वाली थी, वो टेड आपने वाली, पढ़ी थी। मैं उससे पढ़ा था, क्योंकि सर उसमें एनालॉग और डिजिटल भी एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव से कवर दिया कर हुआ रहा है दिया और काफ़ी अच्छी लैंग्वेज है, थोड़ी डिफिकल्ट है, बट वंस यू गेट यूज टू रीडिंग बुक्स यू स्टार्ट एंजॉयिंग द लिटरेचर एज वेल एज द कॉन्सेप्ट्स। तो सर मैं कम्युनिकेशन के लिए साइमन हैकिंग की बुक पढ़ता था। फॉर EMFT आई रेफर टू साडिकू एंड क्योंकि नई सर्विसेज में एंटेना का भी कॉम्पोनेंट रहता है थोड़ा सा, सो देयर इज अ बुक कॉल्ड कॉन्स्टेंटिन बेलानिस फॉर बैलेंस एंटेना थ्योरी। तो मैंने उससे भी सिलेक्टिवली सेलेक्टेड चैप्टर्स उसके बैलेंस के चैप्टर्स को पढ़ा था। Okay. दीज वर फॉर कोर सब्जेक्ट्स। और अगर मैं सिग्नल्स की बात करूं, डिजिटल की बात करूं, नेटवर्क की बात करूं, नॉन कोर सब्जेक्ट्स की, तो इनकी भी वन बुक आप बता दो। श्योर सर। सो फॉर दीज फंडामेंटल सब्जेक्ट्स स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नेटवर्क थ्योरी से। नेटवर्क थ्योरी के लिए साडिकू इज गुड, बहुत बेसिक फंडामेंटल किताब है, सबको इसी से पढ़ता है। फॉर सिग्नल सिस्टम्स आई यूज्ड एलन वी ओपेनहाइम। द लैंग्वेज इज अ लिटिल डिफिकल्ट बट इट हैज वेरी लूसिड दिस इज द बेस्ट बुक ऑफ सिग्नल सिस्टम रिटन एवर, मतलब नो अदर बुक इज इवन क्लोज टू इट। So, correct. So that was for signal systems. For digital electronics, I read Morris Manu, and during my engineering service, I also referred A. Anand Kumar. And for analog electronics, I rigorously prepared it from two primary books. One was by Behzad Razavi, and the other was by Cedra and Smith. Perfect. So these helped me during my job also. Okay. And what about control system? सर कंट्रोल सिस्टम्स के लिए दो बुक आती हैं, एक एफ कुओ की आती है और एक कात्सुहिको ओगाटा की आती है। तो मैंने कुओ की बुक पढ़ी थी, उसमें SF सिग्नल फ्लो ग्राफ्स और बाकी ट्रांजिएंट्स वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है उसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है। फॉर फ्रॉम ओगाटा वन कैन लर्न अबाउट रूट लोकस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। परफेक्ट। तो ये सारी बुक्स की जितने भी बच्चे कॉलेज में हैं, आप लिस्ट बना लीजिए, इनकी PDFs में मिल जाती हैं। एटलीस्ट आप एक बार स्टार्ट करो रीड करना, उससे बहुत हेल्प मिलती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। उत्कर्ष, इसमें लास्ट पॉइंट आप बताने वाले थे कि इससे इंटरव्यू में क्या हेल्प मिली, आपको वाला एग्जांपल भी एक बार आप बताओ, जो आप भी बता रहे थे मुझे कि आपने एग्जैक्ट फ्रेम करके बता दिया था वो आंसर। सो सर इंटरव्यू में जब मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज का इंटरव्यू दे रहा था, वन ऑफ द पैनलिस्ट दे आस्क्ड मी अ क्वेश्चन फ्रॉम कम्युनिकेशन सिस्टम कि हैव यू हर्ड अबाउट AWG एंड नॉइज। तो मैंने बोला यस सर। तो उनका क्वेश्चन था व्हाई इज इट कॉल्ड वाइट नॉइज। तो since I had read this same concept from Simon Hacking book, my face like little lit up. So and I explained it to him in a very good manner, explained him why it is called, and क्योंकि ये मैंने बुक्स पढ़ा था तो मेरा लिटरेचर भी धीरे धीरे इम्प्रूव हो रखा था। सर वंस आई एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट टू इट, द पैनलिस्ट it seemed that he was really happy with my explanation, and so thereafter मुझे एक confidence boost भी मिला वहाँ इंटरव्यू में कि हाँ ठीक है, they are getting comfortable with my language and my approach, so I think the interview is going well. परफेक्ट। आप बता रहे थे कि आपने मेरी कम्युनिकेशन की प्लेलिस्ट भी फॉलो की थी, तो उसमें मतलब ऑनेस्टली क्या फीचर्स आपको अच्छे लगे और क्या चीज़ अच्छी लगी, सो दैट कोई बच्चा अगर फॉलो करना चाहता है उसको तो वो मतलब बिल्कुल अनफिल्टर्ड आप उसमें बताइए। हाँ सर। सो कम्युनिकेशन सिस्टम्स के लिए कोई भी सब्जेक्ट होता है उसमें दो एस्पेक्ट्स होते हैं। एक कि आप बेसिक जो फाउंडेशन कोर्स होता है वो आप करो, फिर उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो चीज़ें होती हैं। तो व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज, मैंने इनिशियली टू बिल्ड माय बेसिक फाउंडेशन मैंने एक बार आपका कम्युनिकेशन सिस्टम का प्लेलिस्ट देखा था यूट्यूब पे। सो उससे मुझे एक बेसिक आउटलाइन मिल गया कि ये चीज़ें होती है कम्युनिकेशन सिस्टम में, ऐसे ये वर्क करता है, और उससे मेरा एक बेसिक फाउंडेशन मिल गया। उसके बाद सर मैंने धीरे धीरे अलग अलग सोर्सेज से प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस किया, टेस्ट सीरीज लगाई और PYQs लगाए, तो इससे एक डिसेंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई, एप्लीकेशन लेवल अंडरस्टैंडिंग बनी, कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करने का तरीका सीखा। बट इसके अलावा सर मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, आपकी जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स के लिए स्पेसिफिकली आपने चैलेंजिंग सीरीज़ की क्वेश्चन लिस्ट बनाई थी कुछ, तो उसमें सर यू यूज्ड टू गिव सम रियली गुड क्वेश्चंस व्हिच वर लिंक्ड टू सिग्नल सिस्टम्स एज वेल एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स। उसमें आप 2 मिनट 3 मिनट देते थे एंड देन यू यूज्ड टू सॉल्व इट। सो दैट रियली हेल्प मी बिकॉज उससे अलग अलग डायमेंशंस में सोचने का एक मौका मिला और नए प्रॉब्लम्स मिले। एक होता है कि लोगों को PYQs या कुछ बुक्स वगैरह सॉल्व करते करते वो सैचुरेट हो जाते हैं, बिल्कुल याद हो जाते हैं आंसर्स। तो आई जस्ट नीडेड फ्रेश सेट ऑफ चैलेंजिंग क्वेश्चंस एंड दैट रियली हेल्प मी होन माय स्किल्स। परफेक्ट। उत्कर्ष, आप इतनी अच्छी रैंक आई आपकी, तो लोगों को जनरली ये लगता है कि जो टॉपर बच्चे होते हैं वो मतलब पूरे दिन भर पढ़ते रहते हैं, मगर आपसे मैंने ऑफ द स्टेज पूछा कि आपकी क्या हॉबी, तो सबसे पहले अपनी थर्ड वाली हॉबी बताइए जो आपने बताया। एक तो आपने बताया अपनी रूबिक्स एक मूवी,
तीसरी आपने बताई अपनी हॉबी। सर तीसरा है कि मैं थोड़ा इत्मीनान से बैठना पसंद करता हूँ, खाली मतलब बैठना इन्होंने पसंद मुझे करता बताया हूँ। सर मेरी तीसरी हॉबी है कुछ ना करना, चिल मारना, बस बैठे रहना ऐसे ही। तो वो भी इम्पॉर्टेंट है मुझे लगता है कि क्योंकि बहुत एक्सटेंसिव प्रिपरेशन होती है इंजीनियरिंग सर्विसेज की, तो मतलब रेजुविनेट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? So Jake Gyllenhaal is my favorite actor and his movie October Sky, it really inspired me. कोई बॉलीवुड मूवी आपको अच्छी लगती बॉलीवुड में सर अभी तो मैंने धुरंधर देखी है, अच्छा, तो वो मुझे थोड़ी लंबी थी बट आई मजा रियली आया। लाइक द मूवी। हाँ मजा आया सर। परफेक्ट। अच्छा, रूबिक्स क्यूब वाला ये शौक कब से लगा आपको? मतलब ये इनहेरेंटली आया या फिर कहीं यूट्यूब वगैरह पे देख के, या शुरू में होता है ना कि मैं सीख के किसी को दिखाता हूँ तो इम्प्रेस हो जाएगा सामने वाला कि यार इसने कैसे सॉल्व कर दिया? तो 11th-12th में स्कूल में अचानक से क्रेज नया शुरू हुआ था रूबिक्स क्यूब सॉल्व करने का, तो मैंने भी देखा देखी में रूबिक्स क्यूब खरीदा। बनता तो था नहीं, पहली बार जब मैं बनाया था तो मुझे 3-4 घंटे लग गए थे। वो खुद से बनाया आपने? मतलब कुछ कोई YouTube लोगों से सीख के, थोड़ा बहुत सीख के, अच्छा, यूट्यूब ट्यूटोरियल वगैरह ट्यूटोरियल वगैरह से देख के अच्छा, देख और के। खुद से एफर्ट करके फिर मैंने सॉल्व किया कितने था। क्रॉस कितने का था आपका? सब मैं 3x3 सॉल्व 3 करता हूँ। बट धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने एडवांस कॉन्सेप्ट्स को सीखा और अलग अलग ट्रिक्स सीखे, आई इट ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड माय टोटल सॉल्विंग टाइम। और सर मेरा द बेस्ट टाइम दैट आई हैव रिकॉर्डेड 16 सेकंड्स। 16 सेकंड्स में 3x3 का 3x3 जंबल्ड का वर्जन आपने solve सेट कर कर दिया पूरा, बहुत ही बढ़िया। उत्कर्ष, ये तो आपकी जर्नी हुई। जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स गेट की प्रिपरेशन करने वाले हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज करने वाले हैं, जो आपके मेरे जूनियर्स हैं, वो बहुत आशा लगा के ऐसे सेशंस देखते हैं, तो मैं चाहूँगा आप उनको मतलब एक ऐसी एडवाइस दो कि कम से कम टाइम में वो बेस्ट टू बेस्ट रैंक अपनी अचीव कर सकें। हाँ श्योर सर। सो बेसिकली गेट का फुल फॉर्म क्या है? ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। वो आपका इंजीनियरिंग में एप्टीट्यूड स्किल्स को टेस्ट करना चाहता है कि हाउ गुड यू आर एट अप्लाइंग योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स टू सम इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स। सो फॉर दैट फर्स्ट थिंग इज कि आपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करो। कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करने के लिए अगर आप बुक्स पढ़ सकते हो, बुक्स आप समझ रहे हो, दैट इज द बेस्ट यूज। बट अगर आपको कहीं चीज़ नहीं समझ में आ रही है, कोई भी जैसे फॉर एग्जाम्पल फूरियर ट्रांसफॉर्म आपको नहीं समझ में आ रहा है, यू कैन सिंपली गो ऑन यूट्यूब, सर्च फूरियर ट्रांसफॉर्म फॉर गेट ईसी। आपको यूट्यूब पे प्लेलिस्ट मिलेंगे, आप उसको कवर करो और फिर उसके बाद वापस अगर आपको कॉन्सेप्ट ना चेक करना है तो उससे प्रॉब्लम सॉल्व करो। वंस यू हैव बिल्ड योर कॉन्सेप्ट फॉर एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, आप उसके बाद स्टैंडर्ड जो क्वेश्चंस पूछ रखे हैं एग्जामिनेशन में, जैसे गेट में, आप उनके प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व करो। डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो आपसे नहीं बनेंगे, फिर से वापस कॉन्सेप्ट पे जाओ, फिर से प्रॉब्लम सॉल्व करो। सो दिस इज अ इटरेटिव प्रोसेस। अब जब इसको बार बार करोगे तो फिर ये आपके न्यूरल नेट्स को रीवायर करता है and eventually you grow stronger at problem solving. After that the aim should be at solving more and more test series so that आपको एक एग्जाम हॉल का सिमुलेशन प्रोवाइड किया जा सके, आप यूज टू हो जाओ टू कैलकुलेटर्स, टू टाइम मैनेजमेंट, टू मेकिंग एरर्स एंड हाउ टू ओवरकम फ्रॉम एरर्स इफ देयर इज एनी सच सिचुएशन। तो PYQs, टेस्ट सीरीज और लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। तो देखो, भले ही बैकग्राउंड टॉपर का कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, बट उनको भी हार्ड वर्क करना ही पड़ता है। यू हैव टू गो थ्रू द सेम प्रोसेस अगेन एंड अगेन सो दैट अगेन इट इज ऑल अबाउट कि वो 3 hours 180 minutes में आपको 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। तो उसमें आइडिया ये है कि आपके पास वहाँ पे कम बैक करने का ऑप्शन नहीं है। वंस यू रीड अ क्वेश्चन यू हैव टू रिएक्ट टू इट एंड यू हैव टू सॉल्व इट इन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, दैट विद द करेक्ट आंसर। क्योंकि अगर आपने वहाँ पे गड़बड़ कर दी तो फिर वो एक फ्लो पूरा का पूरा पेपर में कैरी फॉरवर्ड होता है। उत्कर्ष, लास्ट के 2 क्वेश्चंस आपके लिए और है। एक तो आपकी पेपर अटेम्प्टिंग फिलॉसफी क्या थी गेट की, खासकर अगर मैं पूछूं तो, कि आपने क्या सोचा था कि पहले मैं एप्टीट्यूड करूंगा या पहले पूरा पेपर स्कैन कर लूंगा या फिर पहले इजी क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारी फिलॉसफीज मार्केट में चलती है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने कोई ऐसी फिलॉसफी बनाई थी, आप ओपन माइंड से गए थे आप? सो मैं किसी भी एग्जाम को जब अटेम्प्ट करता हूँ तो मैं बिल्कुल जो सबसे स्ट्रेट कन्वेंशनल तरीका होता है उसे मैं अटेम्प्ट करता हूँ। मैं क्वेश्चन नंबर 1 देखता हूँ, क्या ये मेरे से बन जाएगा अभी तो मैं उसको बना देता हूँ, और अगर नहीं बनता तो मैं बोलता हूँ ठीक है, लेट्स मार्क दिस फॉर रिव्यू एंड लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे करके सबसे पहले मैं एक इटरेशन लगाता हूँ, दूसरी इटरेशन में मैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ जिसमें मेरे को लगता है कि दिस कैन बी सॉल्व। थोड़ा सा कैलकुलेशन लगेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, बट ये सॉल्व हो जाएगा ये सारे क्वेश्चन। तो दूसरे राउंड में मैं इसको करता हूँ। तीसरा राउंड जो होता है सर, दैट इज द मोस्ट चैलेंजिंग वन, जिसमें आपको रियली यू हैव टू थिंक इट थ्रू। बहुत डिफिकल्ट रहता है क्वेश्चन, बहुत हेवी कैलकुलेशन रहता है, बट स्टिल अगर आप थोड़ा शांत रहोगे, जिसकी प्रैक्टिस आप टेस्ट सीरीज से कर सकते हो, आप अगर थोड़ा शांत रहोगे, थोड़ा काम रहोगे, फिर वो क्वेश्चंस को भी ओवरकम कर सकते हैं। डेफिनेटली 100 लाना इज नॉट देयर, बट वन शुड ट्राई टू मैक्सिमाइज देयर मार्क्स। तो मैं सर इसको इस 3 लूप्स के थ्रू पास करके और फिर सॉल्व करता था। परफेक्ट। उत्कर्ष, रिवीजन का भी बहुत प्रॉब्लम होता है। बच्चे फर्स्ट टाइम सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, समझ में भी आ जाता है, बट जाहिर सी बात है हर इंसान भूल जाता है थोड़े टाइम के बाद।
तो ये रिवीजन वाला प्रोसेस आप कैसे करते थे कि भाई कि कोई सब्जेक्ट आपने पढ़ा, फिर थोड़े टाइम 2 3 4 महीने हो गए, तो व्हाट वाज द एग्जैक्ट प्रोसेस? सर देखिए, सबसे पहला बात, सबसे द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स इज once you know the foundation concepts, every subject is related to the foundation concepts in one way or the other. तो जैसे आपने कुछ फाउंडेशन सब्जेक्ट्स कवर कर लिए, मतलब जैसे आप कहना चाह रहे हो सिग्नल कर लिया तो कम्युनिकेशन उसी का काउंटर derived version है। आपने नेटवर्क कर लिया तो एनालॉग मोर और लेस इज ऑल अबाउट नेटवर्क। करेक्ट, ब्यूटीफुली एक्सप्लेन। हाँ सर। तो अगेन द बेस्ट वे टू लर्न एनीथिंग इज हैंड्स ऑन। तो अगर आप जैसे कोई भी कॉन्सेप्ट रिवाइज करना चाहते हो, ठीक है, आप पहले ये मार्क कर लो उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के लिए कौन सा क्वेश्चन है जिसमें ये कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है जिसमें आपको थोड़ा ज़्यादा ब्रेन अप्लाई करना होता है। जब भी आप रिविजन करो तो आप उस क्वेश्चन को डायरेक्ट अटैक करो सबसे पहले। अगर क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जा रहा है तो आपको क्यों उस पर अपना उस कॉन्सेप्ट पे अपना टाइम वेस्ट करना, रिवाइज करना है। बट अगर वो आपसे नहीं बन रहा है तो फिर दैट मेक्स सेंस कि आप उसको वापस से जाकर उस कॉन्सेप्ट को पढ़ो। सर ऐसे अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू कॉन्सेप्ट रिवाइज करोगे दैट इज गुड, और यू कैन डू इट थ्रू शॉर्ट नोट्स ऑल्सो। तो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे अपने फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज? यस, मैंने शॉर्ट नोट्स गेट के लिए आपने बनाए थे? वो गेट के लिए भी हेल्प कर रहे थे। अच्छा, तो आपने एक ओवरऑल शॉर्ट नोट्स अपने बना लिए थे। तो आपने रिवीजन में बताया कि वाया क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोगों को रिवीजन करना चाहिए। जो भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है बस वो वाला इशू जाके इमीडिएटली एड्रेस करो और शॉर्ट नोट्स के साथ साथ आप उसको रिवाइज करो। ठीक है, इसमें इसी से एक कनेक्टेड क्वेश्चन होता है हमारा रिवीजन के साथ साथ। होता क्या है कि जब हम कोई भी क्वेश्चन लगाते हैं या जब हम कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ते हैं तो उस टाइम पे तो हम उसमें बहुत कंफर्टेबल होते हैं, है ना। कोई ऐसे टॉपिक्स होते हैं बट उसको कितनी भी बार पढ़ लो कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो ऐसे टॉपिक्स को मतलब छोड़ देना चाहिए या फिर उन टॉपिक्स के एटलीस्ट वो क्वेश्चंस करके जाने चाहिए कि भाई अगर इजी आ रहा है तो उसको कर लेते हैं। हाँ सर। सो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, अगर आप इतने एफर्ट के बाद भी इन सारे कॉन्सेप्ट में मास्टरी नहीं हासिल कर पा रहे हो तो दैट मीन्स इट इज़ अ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट। और अगर आपको इतने इटरेशंस के बाद भी डिफिकल्ट लग रहा है तो फिर बाकी लोगों के लिए भी ये डिफिकल्ट होगा। अगर ऐसा सिचुएशन है कि कोई भी कॉन्सेप्ट बहुत डिफिकल्ट होता है तो फिर चांसेस आर हाई कि उससे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दे आर रिलेटिवली ईजियर, या फिर अगर आप कुछ इटरेटेड क्वेश्चंस होते हैं कि ये बेसिक क्वेश्चंस है, इसी का कुछ मॉडिफाइड वर्जन आ जाएगा। तो इसको अगर आपके पास टाइम है थोड़ा सा भी, बिल्कुल छोड़ के आप मत जाओ, इसको थोड़ा सा कवर कर लो, एटलीस्ट सॉल्व द क्वेश्चंस। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर आप देखोगे तो गेट में आपको मार्क्स लाने हैं, तो even though if you are not very good at the concept, at least attempt the questions which are in your examples, solved examples or PYQs, and try to learn the mechanism in which that problem is being solved, because again it is a test of aptitude. Yes. आप कैसे solve कर सकते हो प्रॉब्लम, तो वो अगर आप लर्न कर सकते हो उन कॉन्सेप्ट्स के लिए भी जो आप मास्टर नहीं किए हो तो वो हेल्प कर जाता है। आपने कितने मॉक टेस्ट दिए थे टोटल? सर मैंने फॉर गेट मैंने स्पेसिफिकली कोई मॉक मतलब प्रॉपर एज इन प्रॉपर मैंने तैयारी नहीं की थी, बट मॉक टेस्ट जब मैं नवंबर पीरियड में था, एज आई सेड बिटवीन द इंटरव्यू एंड माय रिजल्ट, तो मैंने मल्टीपल मॉक्स दिए थे सर फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, एंड इनफैक्ट आई लॉस्ट द काउंट। मैंने अलग अलग सोर्सेज से प्रैक्टिस किया। अंडरस्टूड। बहुत सारे बच्चों की क्वेरी होती है कि सर हम पढ़ते तो हैं बट आज की डेट में इतना डिस्ट्रैक्शन है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, रील्स, शॉर्ट्स, ये वो। सर हम 1 घंटे पढ़ते हैं, फिर हम सोचते हैं 5 मिनट रिलैक्स करते हैं और उनके 3-4 घंटे खत्म हो जाते हैं। तो ये फिर ये एक नेवर एंडिंग लूप बन जाता है जिसमें बच्चा फिर गिल्ट में जाता है डे बाई डे। तो आप ऑन द फर्स्ट प्लेस क्या आप डिस्ट्रैक्ट हुए थे इन सारी चीज़ों से, और अगर हुए थे तो उसको ओवरकम आपने कैसे किया? ओके सर। सो मैं सर सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता हूँ, मैं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ये सारी चीज़ें यूज़ करता हूँ, बट अगेन मेरा टाइम शेड्यूल मोर और लेस फिक्स रहता था कि मुझे इतनी देर यूज़ करना है। और अगेन मैं यूज़ भी करता था तब जब मैं कोई कॉन्सेप्ट को पढ़ लेता था या कुछ क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर, मैं इसको ऐसा रिवॉर्ड ट्रीट करता था कि थोड़ा देर पढ़ लिया हूँ तो ठीक है, थोड़ी देर रिलैक्स कर लेते हैं। और फिर सर अगर आप अपने गोल्स को कहीं लिख लोगे तो इवन दो इफ़ यू आर डूम स्क्रोलिंग इंस्टाग्राम और यूट्यूब, आपको वो टारगेट जैसे ही आपको दिखेगा आपको हिट करेगा कि नहीं काम बचा हुआ है, तो विल इमीडिएटली लीव सोशल मीडिया एंड ट्राई टू गेट टू योर वर्क। तो सर ये बहुत डिस्ट्रैक्शन की तरह इसको नहीं लेना चाहिए, rather it should be used to improve on your skills. बेसिकली आप ये बोल रहे हो कि हमें इसको रेगुलेट कर देना चाहिए। परफेक्ट। तो उत्कर्ष बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जस्ट लास्ट क्वेश्चन ये कि आपकी फ्यूचर एस्पिरेशंस क्या क्या हैं, और बच्चों को आप ये भी बताओ कि कोई एंड गोल नहीं है कि आपने गेट निकाल लिया, ये से निकाल लिया। यू हैव टू चेज whatever your maximum potential because this is the age 20 to 30 where you can maximize your potential whatever you want to achieve. Sir, definitely.
सो बेसिकली होता क्या है कि जब जैसे मैं थर्ड ईयर में गेट की प्रिपरेशन कर रहा था, उस समय मेरा थोड़ा बहुत इंक्लिनेशन PSUs के लिए भी था, बट जैसे जैसे समय प्रोग्रेस किया, फोर्थ ईयर में प्लेसमेंट लग गई, तो आई डिसाइडेड नहीं, PSUs में नहीं जाएंगे, आई विल गो इन कॉर्पोरेट, आई विल लर्न समथिंग न्यू एंड देन आई विल सी फर्दर। जब मैं कॉर्पोरेट में गया, माई इंक्लिनेशंस अगेन चेंज्ड। मुझे ऐसा लगा कि या दिस इज़ गुड जॉब, बट मे बी आई एम नॉट वेरी सूटेड टू डू इट इन द वेरी लॉन्ग रन। तो मुझे दिखा कि इंजीनियरिंग सर्विसेज गिव्स यू अपॉर्चुनिटीज इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पोस्ट विच आर वेरी प्रेस्टिजियस, और वहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की कॉन्सेप्ट अप्लाई करने का भी मौका मिलता है। तो सर वहाँ से मेरा इंक्लिनेशन इस तरफ चेंज हुआ। बट सर इस पूरे ड्यूरेशन में मैंने कभी अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी, और मेरा हम कहीं ना कहीं मेरा इंक्लिनेशन मास्टर्स वगैरह के पास रहता ही था हमेशा, इसलिए मैंने कहीं ना कहीं गेट भी दिया था एज आई सेड। तो सर ये बहुत डायनेमिक नेचर है, आप जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वायरमेंट्स में काम करोगे, आपके एस्पिरेशंस बदलते रहते हैं। एंड सर देयर इज़ नथिंग रॉन्ग अबाउट दैट, it actually indicates that you are open to new ideas, you are very receptive in nature, and so that essentially helps in the long run. So yeah, that's that. So thank you so much, Utkarsh. Nice talking. All the best for our future endeavors. Thank you, sir.